Welcome to Physics Board. This is fourth lecture on force and laws of motion और इस लेक्चर में मेनली देखेंगे न्यूमेरिकल्स एंड प्रॉब्लम्स। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी हिली रीजन में कोई ट्रक रोल डाउन कर रहा है रेस्ट से। मान लीजिए ये ट्रक है जो रोल डाउन कर रहा है रेस्ट से, और रोल डाउन करने में इसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन हाउ मेनी मीटर 400 मीटर with constant acceleration and it takes 20 seconds of time. Then find, क्या क्या फाइंड करना है? फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक एंड सेकेंड इफ द मास ऑफ द ट्रक इज 7 metric ton. How much? 7 metric tons. Then find the force acting upon the given mass. So दो क्वेश्चन है, एक तो एक्सेलरेशन निकालना है और दूसरा फोर्स जो इस पे एक्ट कर रहा है दिए हुए मास पे। एक मेट्रिक टन जो होता है वो होता है 1000 kg के बराबर। जो इंफॉर्मेशन दी हुई है ट्रक इज एट रेस्ट, इसका मतलब इनिशियल जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो 0 है। टाइम कितना दिया हुआ है 20 सेकेंड एंड डिस्टेंस कितनी दी हुई है जिसे एस कहते हैं वो दी हुई है 400 मीटर। एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है ऑलरेडी। सो जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन फिट बैठता है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बिल्कुल फिट बैठ रहा है। इज दैट ओके? क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन में जो भी ये इंफॉर्मेशन है वो इसमें आती है। ठीक है, जैसे ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी या स्पीड, एक्सेलरेशन एंड टाइम। तो एक्सेलरेशन आपको निकालनी है, बाकी चीज़ गिवन है। देयरफॉर वैल्यू पुट कीजिए 400 मीटर एंड यू कितना है 0। यहाँ टी का वैल्यू रखने का कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि ऑलरेडी 0 है। हाफ ए और यहाँ 20 सेकेंड, तो 20 का स्क्वायर। ठीक है, 20 सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, 400 मीटर, दिस इज 0 प्लस हाफ ए एंड दिस इज 400। 20 स्क्वायर इज 400 स्क्वायर। इज दैट ओके? नाउ इसे अरेंज कर लीजिए। कितनी बार में ये कैंसिल आउट? 200 सेकेंड स्क्वायर। सो ए इंटू 200 सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। इधर 1 है डिनोमिनेटर में, ये जब इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 400 मीटर डिवाइडेड बाय 200 सेकेंड स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए। 2 टाइम्स ये कैंसिल आउट हो गया, देयरफॉर ए इज इक्वल टू हाउ मच 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ऑलरेडी आपने कैलकुलेट कर लिया है। मास गिवन है 7 मेट्रिक टन। मास इज 7 मेट्रिक टन। ओके, एंड 1 मेट्रिक टन is 1000 kg. Therefore multiply by 1000 kg, therefore this becomes equal to 7000 kg. Now force calculate करना है आपको। Therefore acceleration already आपने निकाल ली है। So F is equal to m into a, न्यूटन के सेकेंड लॉ से जो फॉर्मूला आपको मिल गया। वैल्यू पुट कीजिए 7000 kg मल्टीप्लाइड बाई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज दैट ओके? मल्टीप्लाई कर लीजिए, दिस इज
14,000 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसे क्या बोलते हैं, न्यूटन कहते हैं। इस जो एसआई यूनिट है इसे एक नाम दिया गया है न्यूटन। देयरफॉर कितना आ गया रिजल्ट आपका, 14,000 न्यूटन। सो एक्सेलरेशन आपने कितना कैलकुलेट कर लिया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड फोर्स कितना आ गया आपका, 14,000 न्यूटन। यही चीज़ इसमें फाइंड करनी थी। सो इनिशियली क्वेश्चन समझिए, उसके फीलिंग से जो वो पूछना चाह रहा है उसको समझिए और उससे सारी चीज़ निकालिए, क्या क्या गिवन है उसको लिखिए, और उसके हिसाब से फिर इक्वेशन ऑफ मोशन एंड फोर्स के फॉर्मूला को लगाकर आप आसानी से जो पूछ रहा है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट को जिसका मास 1 kg है फेंका गया है फ्रोज़न लेक पे। कहाँ फेंका गया है, फ्रोज़न लेक। फ्रोज़न यानी बिल्कुल जमा हुआ है, इसका मतलब है ये आइस सरफेस है। क्या है ये, आइस सरफेस है। फ्रोज़न लेक पे जब फेंका जाएगा तो जाहिर सी बात है ये स्लाइड करेगा इस पर। तो ये फेंका जब गया उस वक्त इसकी जो स्पीड थी वो 20 मीटर पर सेकेंड थी। इज़ दैट ओके। और ये जिस स्पीड से फेंका गया था 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक जाता है। इज़ दैट ओके। कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 50 मीटर का डिस्टेंस, और फिर वो रुक जाता है। तो आपको क्या क्या निकालना है यहाँ पर, फाइंड क्या करना है, फाइंड ये करना है आपको कि एक्सेलरेशन ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट एंड इस फ्रोज़न लेक यानी उसके सरफेस, आइसी सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा जो फ्रिक्शन है। चूँकि ये रुक जा रहा है 50 मीटर के बाद, इसका मतलब है कि इसके बीच में फ्रिक्शन कहीं ना कहीं लग रहा है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड surface of the lake, surface of the lake, is that okay? So बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, पहले उसे आप अलग करके लिख लीजिए। मास गिवन है 1 kg, इनिशियल स्पीड गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, रेस्ट में आ जा रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी फाइनल 0 है, देयरफॉर 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और डिस्टेंस गिवन है s इज इक्वल टू 50 मीटर। ठीक है, तब क्या निकालना है, एक्सेलरेशन एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस ऑफ द लेक। ठीक है, आइए इसकी तो अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, एक्सेलरेशन, तभी हम फोर्स निकाल पाएंगे। तो जिस हिसाब से इंफॉर्मेशन दी हुई है उस हिसाब से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन काम में आएगा। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इज दैट ओके? दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल जो वेलोसिटी है या स्पीड है वो 0 है, एंड दिस इज गिवन हाउ मच, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 50 मीटर। ओके, 0, दिस इज 400 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, एंड दिस इज 100 मीटर इंटू एक्सेलरेशन। ओके, अब इसको इस साइड लेकर चले आइए, कितना हो गया, इधर पॉजिटिव था, इक्वल के इस साइड आया तो नेगेटिव हो गया। दिस इज 100 मीटर। देखिए मैं यूनिट नहीं छोड़ रहा हूँ बार बार, ठीक है, यूनिट छोड़ के भी आप बना सकते हैं, लेकिन तब क्या होगा, कन्फ्यूज़न होगा आपको। अब इसको डिनोमिनेटर में लेके चले आइए, 400
मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 मीटर। ये मीटर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 2 0 से ये वाला 2 0 कैंसिल आउट हो गया, और इधर एक्सेलरेशन है, देयरफॉर ये कितना हो गया, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्या आ गया आपका, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन है और नेगेटिव वैल्यू के साथ है, नेगेटिव साइन के साथ है, देयरफॉर जब नेगेटिव साइन के साथ कोई एक्सेलरेशन लिखाता है तो वो क्या कहलाता है, रिटार्डेशन कहलाता है। ठीक है, रिटार्डेशन के लिए पहले ही बताया हुआ है कि अगर फाइनल स्पीड या फाइनल वेलोसिटी लेस देन है इनिशियल वेलोसिटी के या इनिशियल स्पीड के, जो भी आपको बोलना है, चूँकि स्ट्रेट लाइन मोशन है, और मैंने बताया था कि स्ट्रेट लाइन मोशन में वेलोसिटी और स्पीड में कोई अंतर नहीं रह जाता है, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड एज फार एज स्ट्रेट लाइन इज कंसर्न्ड। देयरफॉर यहाँ भी देख लीजिए, फाइनल वेलोसिटी 0 है और इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, तो रिटार्डेशन तो होना ही होना था। देयरफॉर एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव साइन के साथ आ गया है। इज़ दैट ओके? अब जब एक बार एक्सेलरेशन आपने निकाल लिया है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, चूँकि फ्रिक्शन जो है वो मोशन का ऑलवेज अपोज करती है, उसके अगेंस्ट में लगती है। जिधर मोशन होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके अपोजिट लगेगी। तो एक्सेलरेशन आपने कैलकुलेट कर लिया है, आपके पास मास ऑलरेडी गिवन है, तो क्या करेंगे आप, अब निकाल लेंगे फोर्स। ठीक है, तो न्यूटन के सेकेंड लॉ से फोर्स का फॉर्मूला आपको मिल गया था, दैट इज m/a। कितना है आपके पास, 1 kg, एंड एक्सेलरेशन कितनी है, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू -4 न्यूटन, क्योंकि kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को कॉलेक्टिवली न्यूटन का नाम दिया जाता है। सो कितना आ गया फोर्स, -4 न्यूटन। माइनस क्या शो कर रहा है कि फोर्स जो है वो मोशन को अपोज कर रही है, देयरफॉर ये नेगेटिव साइन उसके साथ आ गई। नेगेटिव साइन शोज दैट फोर्स इज opposing the motion of the given object। ठीक है, तो बार बार मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन से दी हुई इंफॉर्मेशन को पहले एक्सट्रैक्ट कीजिए, बाहर निकालिए, और फिर क्या पूछ रहा है उस बात को फाइंड करने के लिए फॉर्मूले का यूज़ कीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलवे इंजन जो 8000 kg का है, रेलवे इंजन जो कि 8000 kg का है, एक हॉरिजेंटल ट्रैक पे 5 अलग अलग वैगन को पुल कर रहा है, खींच रहा है। कितने वैगन को, 5 अलग अलग वैगन को पुल कर रहा है, और सभी वैगन का जो मास है वो इक्वल है एंड 2000 kg के बराबर है। 1 2 3 4 एंड दिस इज 5th क्वेश्चन। समझिए कि किसी हॉरिजेंटल रेलवे ट्रैक पर एक इंजन जिसका मास 8000 kg है वो पुल कर रहा है 5 वैगन्स को। ईच वैगन मास इज 2000 kg। द इंजन applies a force of 40,000 न्यूटन। कितना, 40,000 न्यूटन ऑन द वैगन्स। रेलवे ट्रैक ऑफर्स अ फ्रिक्शन ऑफ 5000 न्यूटन। क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं कि एक रेलवे इंजन
जिसका मास 8000 kg है, 5 अलग अलग वैगन जिनमें से हर एक का मास इक्वल है 2000 kg के, और सभी को वो पुल कर रही है, खींच रही है। उसके लिए वो 40,000 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रही है। रेल इंजन। और जब आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ मूव कर रही होती है तो उसके अपोजिट एक फोर्स लगता है जिसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर ये सारे वैगन्स और इंजन्स रेलवे ट्रैक पर मूव कर रही है और रेलवे ट्रैक उस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई कर रहा है, और वो कितने के बराबर है? 5000 न्यूटन के। देखिए इंजन इधर जा रही है पूरे वैगन को लेकर, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर लग रहा है। इसका मतलब है 40,000 न्यूटन का डायरेक्शन ये है फोर्स का, और जो फ्रिक्शन लग रहा है उसका डायरेक्शन ठीक उसके अपोजिट है। देयरफॉर नेट फोर्स कितना लगा? तो नेट फोर्स जो हो जाएगा, नेट फोर्स जिसे F कहते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। देयरफॉर क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 40,000 न्यूटन माइनस 5000 न्यूटन। इज दैट ओके? दिस इज इक्वल टू 35,000 न्यूटन। अब आपको फाइंड क्या क्या करना है? तो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन and second force applied by the first wagon onto second. Force applied by the first wagon onto second. Applied by first wagon on second wagon. तो ये दो क्वेश्चन आपको फाइंड करना है। ऑलरेडी देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। जो नेट फोर्स है वो आपको मालूम है। गिवन क्या क्या है? गिवन है नेट फोर्स जो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दिस इज 35,000 न्यूटन। और एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? मास का पता होना चाहिए। तो देखिए मास कितनी है। मास जो है इंजन का 8000 kg और 5 वैगन और पांचों का इक्वल मास 2000 kg। सो 8000 kg प्लस 10,000 kg दैट इज इक्वल टू 18,000 kg। सो जब मास और फोर्स आपको मालूम है तो न्यूटन के सेकेंड लॉ से जो फॉर्मूला मिला, F इज इक्वल टू m इंटू ए, देयरफॉर A इज इक्वल टू हाउ मच? F डिवाइडेड बाई m। कितना है आपका? 35,000 न्यूटन डिवाइडेड बाई 18,000 kg। इज दैट ओके? ये 30 कैंसिल आउट। दिस इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाई 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर आप कन्वर्ट करके देख लीजिएगा। अगर ये 6 होता यानी 36 होता तो एग्जैक्टली 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाता, लेकिन ये उससे कम है। सो 1.944 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन आपका कितना आ गया? 1.944 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिवाइड करके चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट वैगन ऑन सेकेंड वैगन। पहला वैगन इस पर फोर्स लगा रहा है यानी पुल करेगा, तो अगर सेकेंड वैगन पुल होगा तो उसके साथ साथ थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ भी पुल हो रहा है ना, तो क्या होगा? इसका असर, फर्स्ट वैगन का असर बाकी के चारों रिमेनिंग वैगन पे पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट वैगन का असर किस किस पे पड़ेगा? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सभी पर पड़ने वाला है। देयरफॉर सबसे पहले सेकेंड केस को डील करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? उन चारों का मास लिखेंगे। फर्स्ट वैगन इन चारों पर अप्लाई कर रहा है फोर्स, यानी सेकेंड पे कर रहा है, इसका मतलब बाकी चारों भी इंक्लूड हो जा रहे हैं, 2, 3, 4 एंड 5। देयरफॉर मास कितना हो जाएगा उन चारों का?
4 into 2000 kg. How much this is? This is 8000 kg. और एक्सेलरेशन ऑलरेडी आपने निकाला हुआ है, वो कितना है? 1.944 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. देयरफॉर फोर्स जब निकालना है, फोर्स ड्यू टू वैगन 1 ऑन टू सेकेंड वैगन, दिस इज इक्वल टू m इंटू a. ऑलरेडी दिस इज 8000 kg मल्टीप्लाइड बाई 1.944 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों को और ये हो जाएगा 1552 न्यूटन. ये आ गया आपका फोर्स. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मोटर कार जिसका मास 1200 kg है, एक रोड पे या किसी सरफेस पे, प्लेन सरफेस पे उसे 2 पर्सन मिलकर धक्का दे रहा है. 2 पर्सन मिलकर उसे धक्का दे रहा है और दोनों का फोर्स इक्वल है. जब ये दोनों पर्सन उस पर फोर्स लगा रहा है तो ये क्या होती है? ये कार जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देती है. It moves with uniform velocity. The car moves with uniform velocity. Okay? तो क्वेश्चन ये है कि अगर उसे 3 आदमी से फिर से 3 पर्सन से धक्का लगाना शुरू किया जाए तो सेम कार ऑन द सेम रोड और सेम प्लेन, इट एक्सेलरेट्स. 2 से अगर उसको फोर्स लगाकर पीछे से आगे की तरफ धक्का दिया जा रहा था तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही थी. लेकिन जैसे ही थर्ड पर्सन आया और उस पर धक्का लगाया तो कार जो है एक्सेलरेट करना शुरू कर दी विथ 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो आपको बताना है कि किस फोर्स से, विथ what force each person is pushing the car. किस फोर्स से हर एक जो आदमी है वो कार पर धक्का लगा रहा है. तो एक चीज़ पहले ही क्लियर कर दूं कि सभी पर्सन के फोर्सेस इक्वल हैं. अगर पहले 2 पर्सन अगर उस पर फोर्स लगा रहा था कार पर तो दोनों इक्वल फोर्स लगा रहा था. ठीक है? अगर ये F तो ये भी F. अगर 3 लगा रहा है तो तीनों का फोर्स इक्वल है और वो भी F. ठीक है? सभी इक्वल कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं फोर्स के लिए. अब आइए सीन समझिए. जब 2 पर्सन सिर्फ उस पर फोर्स लगा रहा था तो ये कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया? वेलोसिटी इक्वल है इनिशियल एंड फाइनल. इज दैट ओके? तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी तभी हो सकती है जब इनका जो फोर्स लग रहा है, सिर्फ 2 पर्सन का जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल है, यानी बैलेंस्ड. क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो एक्सेलरेशन इज v माइनस यू अपॉन टी और ये क्या हो जाएगा? 0 अपॉन टी. चूँकि u के बदले में आप v रखेंगे, v माइनस वी 0 एंड एक्सेलरेशन कितना हो गया? 0. देयरफॉर f इज इक्वल टू m इंटू ए एंड m तो समथिंग है लेकिन एक्सेलरेशन 0 है. देयरफॉर क्या हो गया? फोर्स 0. और फोर्स 0 का मतलब हो गया बैलेंस्ड फोर्स. सो आपको बिल्कुल उसके जड़ों तक जाना है, जो इन्फॉर्मेशन है उसके. सो बैलेंस्ड फोर्स 0 हो गया. इसका मतलब है कि जो फोर्स ये दोनों मिलकर अप्लाई कर रहे हैं वो फोर्स इक्वल है किसके? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के. तो 2 फोर्स मिलाकर, 2 पर्सन का फोर्स मिलाकर F प्लस F एंड दैट इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन.
2F इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, हमने पहले ही लिख दिया है। ये क्या है? ये है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। किसके किसके बीच में लग रहा है? टायर्स और ये जो सरफेस है उसके बीच में, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। नाउ यही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो आगे भी रहेगा जब 3 पर्सन मिलकर उस पर फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो तीनों पर्सन मिलकर जब फोर्स लगाएंगे तो एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो अपोजिट काम कर रहा है। इसका मतलब जब ये तीनों मिलकर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा फोर्स? 3F। और फ्रिक्शन कितना अभी आपने निकाला है और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, देयरफॉर 3F माइनस F इज इक्वल टू M इंटू A। यही तो नेट फोर्स है। नेट फोर्स कितना हो जा रहा है? यानी जो तीनों मिलकर अब लगा रहे हैं, ये तीनों मिलकर, और इसका डायरेक्शन इस फोर्स का 3F का ये है और फ्रिक्शन का फोर्स अपोजिट है, और फ्रिक्शन का आपने कितना निकाला हुआ है? 2F। देयरफॉर 3F माइनस 2F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द कार। ओके, देयरफॉर दिस इज F। मास कितना है? 1200 kg है और एक्सेलरेशन कितना है? 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 12 2 जा 24, दिस इज 240 न्यूटन। सो हर एक पर्सन के ज़रिए कितना फोर्स लगाया गया? 240 न्यूटन के इक्वल लगाया गया, क्योंकि हर एक पर्सन का कंट्रीब्यूशन जो फोर्स का था वो इक्वल था। सो क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। पहले क्या निकाल लिया? अपोजिंग फोर्स निकाल लिया। कहाँ से निकाल लिया? बैलेंस्ड फोर्स के थ्रू। बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? जब अलग अलग फोर्सेस को जोड़ लीजिए और वो ज़ीरो के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर फ्रिक्शन क्या है? अपोजिंग नेचर का होता है, देयरफॉर उसके डायरेक्शन के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। और दो फोर्स यहाँ पर लग रहा था जब इनिशियल स्टेज में था, तब जब दो आदमी मिलकर फोर्स लगा रहे थे। 2F माइनस F इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 2F इज इक्वल टू F। सो मैंने उसको सेपरेट करके लिख दिया है। अब क्या है? 3 आदमी इधर की तरफ लगा रहे हैं और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उल्टा, देयरफॉर 3F माइनस F। और क्या है? ये नेट फोर्स है। नेट फोर्स कितने के बराबर? फोर्स कितने के बराबर? ये नेट ही होता है। मैंने शुरू में भी अपने लेक्चर में बताया है कि आप चाहे वो सिंगल लिखें या 2-3 फोर्स को एक साथ लिखें, रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स या सिंगल F लिखते हैं। देयरफॉर ये कितना हो गया? 3F माइनस 2F। और F नेट कितने के बराबर? M इंटू A के बराबर होता है। देयरफॉर आप वहाँ से इसको M इंटू A कर लेते हैं। सो ये वैल्यू आपने पुट कर दिया, ये रिजल्ट आपका आ गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक नेल को आप किसी सरफेस पे अंदर की तरफ करना चाह रहे हैं। इसके लिए एक हैमर से आप उस पर स्ट्राइक करते हैं। इस हैमर का जो मास है वो 500 ग्राम है, और जिस वक्त स्ट्राइक आप करते हैं उस वक्त इसकी स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड है। हैमर की स्पीड कितनी है? 50 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही इस पर स्ट्राइक होती है, ये नेल इसे 0.01 सेकेंड में रोक देता है। क्लियर है? फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए। आप किसी नेल को किसी सरफेस के अंदर ले जाना चाहते हैं। इसके लिए आप हैमर से उस नेल पर स्ट्राइक करते हैं। उस हैमर का मास 500 ग्राम है, और जिस वक्त आप स्ट्राइक कर रहे हैं उसकी जो स्पीड या वेलोसिटी है वो 50 मीटर पर सेकेंड है। जैसे ही नेल पर हैमर स्ट्राइक करता है 0.01 सेकेंड में ही हैमर रुक जाता है। तो हैमर जब रेस्ट में आ गया, इसका मतलब है फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0। और ये कितनी दी हुई है? इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 50 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना दिया हुआ है? 0.01 सेकेंड। ओके, तो आपको निकालना क्या है? एक्सेलरेशन निकालना है, और ये बताना है कि ये हैमर जो है नेल पर कितना फोर्स लगा रहा है। हैमर नेल पर कितना फोर्स लगा रहा है।
तो एक बार अगर एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो गया तो फोर्स आसानी से निकल जाएगा। दिए हुए इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और वो क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v कितना है, 0 मीटर पर सेकेंड, लिख दीजिए यूनिट भी, क्या फ़र्क पड़ता है। और ये कितनी है, 50 मीटर पर सेकेंड, और a और टाइमिंग 0.01 सेकेंड। नाउ इसको इधर लेके आइए, प्लस है, इधर आया तो माइनस हो गया, दैट इज़ a इंटू 0.01 सेकेंड। देयरफॉर जब आप इसे अरेंज करके लिखेंगे तो -50 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 0.01 सेकेंड। देयरफॉर ये कितना हो जाएगा, -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब ये क्या बता रहा है, ये रिटार्डेशन है। नाउ फोर्स निकालना है न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से जो फॉर्मूला आया, F इज इक्वल टू m इंटू ए। मास कितना दिया हुआ है, 500 ग्राम, स्टैंडर्ड यूनिट kg है, देयरफॉर इसे kg में आपको कन्वर्ट कर लेना है। सबसे पहले 1000 से डिवाइड कर लिए, कितना हो गया ये, 1/2, हाउ मच, हाफ kg। देयरफॉर दिस इज 1/2 kg मल्टीप्लाइड बाई दिस -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 से ये 2500 टाइम्स कैंसिल आउट, दिस इज 2500 न्यूटन। निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि उसने, नेल ने हैमर के मोशन को स्लो डाउन करके रोक दिया, यानी उसके मोशन का उसने अपोज किया है। देयरफॉर फोर्स नेगेटिव आ रहा है एंड दैट इज इक्वल टू 2500 न्यूटन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार, फिर से जिसकी मास दी हुई है 1200 kg, ठीक है, और वो मूव कर रही है किसी रोड पे, प्लेन सरफेस पे, और अभी उसकी इनिशियल स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है। अचानक से वो ब्रेक लगाती है और स्लो डाउन करती है अपने कार को और ले आती है वो 18 किलोमीटर पर आवर पे। कितने देर में, टाइमिंग दी हुई है 4 सेकेंड में। ओके, तो बोल रहा है कि फाइंड कीजिए, क्या क्या निकालना है आपको, चेंज इन मोमेंटम। क्या निकालना है, चेंज इन मोमेंटम। और दूसरा निकालना है फोर्स अप्लाइड बाय द ब्रेक, फोर्स अप्लाइड बाय द ब्रेक ऑन द व्हील्स ऑफ द कार। तो सबसे पहले स्पीड थी 90 किलोमीटर पर आवर और उसने ब्रेक लगाया और स्लो डाउन हो गया कितने देर में, 4 सेकेंड में, और कहाँ चला गया, 18 किलोमीटर पर आवर में। तो देख लीजिए, टाइम दिया हुआ सेकेंड में और स्पीड दी हुई है किलोमीटर पर आवर में। तो सबसे पहले तो आपको इनिशियल और फाइनल स्पीड को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा, और मैंने सिंपल तरीका बताया हुआ, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, सो 5 टाइम्स ये हो गया, दैट इज़ इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह फाइनल स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है, उसको भी चेंज कर लीजिए, दैट इज़ इक्वल टू 18 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। सो 18 से 18 कैंसिल, दिस इज़ 5 मीटर पर सेकेंड। टाइमिंग ऑलरेडी दी हुई है, दैट इज़ 4 सेकेंड। चेंज इन मोमेंटम, तो
आप जानते हैं कि चेंज इन मोमेंटम यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो मास आपको मालूम है ना 1200 kg है। सो चेंज इन मोमेंटम कैसे लिखाएगा? चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मान लेते हैं कि कार का मास m है, ये ऑलरेडी माना हुआ है। तो m फाइनल मोमेंटम, फाइनल वेलोसिटी v है, माइनस इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल वेलोसिटी u है। ठीक है, स्पीड या वेलोसिटी में बार बार इंटरचेंजेबली बोल रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन मोमेंटम के केस में वेलोसिटी वर्ड का ही यूज़ करना होगा आपको, क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर जो है वो वेलोसिटी ही है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। देयरफॉर मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, यहाँ फाइनल वेलोसिटी, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी। m अगर कॉमन ले लेते हैं तो दिस इज़ v माइनस u। m 1200 kg है एंड v कितना आया है अभी, ये 5 मीटर पर सेकेंड, एंड ये कितना है 25 मीटर पर सेकेंड। सो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कितना हो गया, ये -20 मीटर पर सेकेंड। इज़ दैट ओके? मल्टीप्लाई करने के बाद ये 24,000 kg मीटर पर सेकेंड विथ नेगेटिव वैल्यू। चेंज इन मोमेंटम इज -24,000 kg मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ क्वेश्चन का डिमांड ही ऐसा है कि चेंज इन मोमेंटम पहले निकालना है, तब फोर्स अप्लाइड निकालनी है। तो चेंज इन मोमेंटम जब आपने निकाल लिया तो फोर्स तो आसानी से निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? न्यूटन के सेकेंड लॉ को याद कीजिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज। इसका मतलब है कि चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, इसी को तो रेट कहते हैं, और दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। यहाँ पर मैंने इक्वल का साइन लिया है क्योंकि जो आपने कांस्टेंट लिया था वो 1 के बराबर आपने प्रूव किया हुआ है पहले से। देयरफॉर F इज इक्वल टू चेंज कितना आ गया है, -24,000 kg मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय this is 4 सेकेंड। ओके, देयरफॉर 6 टाइम्स यानी 6,000 -6,000 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसे न्यूटन कहते हैं। फोर्स फिर से निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इस मोशन का अपोज कर रहा है ये फोर्स, निगेटिव साइन यही बता रहा है। वैसे भी आप देखिए मोशन का अपोज कौन कर रहा है, जो ब्रेक आपने अप्लाई किया है वो स्पीड को कहाँ से कहाँ ला दे रहा है। इनिशियल स्पीड ज़्यादा थी 90 किलोमीटर पर आवर, जिसको आपने कन्वर्ट किया था तो 25 मीटर पर सेकेंड आ गया था, और जब ब्रेक अप्लाई किया गया तो 18 किलोमीटर पर आवर हो गया, यानी 5 मीटर पर सेकेंड। वैसे भी स्पीड स्लो डाउन हो रही है, वो चीज़ यहाँ निगेटिव जो साइन है वो शो कर रहा है। देयरफॉर आपका फोर्स कितना आ गया, 6,000 न्यूटन विथ नेगेटिव साइन, मीन्स मोशन को अपोज कर रहा है वो फोर्स। और वो फोर्स कहाँ लग रहा है, जो ब्रेक आपने अप्लाई किया है तो व्हील में ये ब्रेक जाकर टच कर रहा है और उस मोशन को अपोज कर रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक फोर्स 5 न्यूटन का जब किसी ऑब्जेक्ट जिसकी मास m1 है उस पर अप्लाई होता है ये F जो कि 5 न्यूटन है, तो उसको एक्सेलरेट कर देता है और वो एक्सेलरेशन होती है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब यही फोर्स किसी मास m2 पर अप्लाई होता है, सेम फोर्स, तो m2 को वो एक्सेलरेट कर देती है विथ
24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी सेम फोर्स बट ऑब्जेक्ट अलग अलग विथ डिफरेंट मासेस। एक को एक्सेलरेशन कितनी मिल रही है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और दूसरे को एक्सेलरेशन कितनी मिल रही है 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बोल रहे हैं कि अगर दोनों मासेस को अटैच कर दिया जाए, m1 और m2 को अटैच करके तब ये फोर्स लगाया जाए, सेम फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, तो बताइए कि अब एक्सेलरेशन कलेक्टिवली जब दोनों मासेस को अटैच कर दिया जाएगा तो एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी। सो इन्फॉर्मेशन का यूज़ कीजिए। पहला कितना दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, तो मास निकाल सकते हैं। F इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है, देयरफॉर m इज इक्वल टू F अपॉन ए। सो m1 निकाल लीजिए 5 न्यूटन डिवाइडेड बाई 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा kg में आ जाएगा, 5/8 kg। उसी तरह m2 फोर्स सेम 5 न्यूटन डिवाइडेड बाई 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये kg। अब दोनों को अटैच करना है, इसका मतलब दोनों मासेस जोड़ लीजिए। m इज इक्वल टू m1 प्लस m2, ऐड कर लीजिए 5/8 प्लस 5/24 kg। So 8 and 24 का LCM 24, this is 15 plus 5 kg, that is 20/24 kg। मैं इसे as it is छोड़ रहा हूँ क्योंकि अभी ये निकालना है हमें। F इज इक्वल टू, ये मैंने निकाल लिया, फिर भी मैं यहाँ दोनों को कलेक्टिवली लिख रहा हूँ, ठीक है। सो A इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। F कितना है 5 न्यूटन है, वहाँ देखिए आपने मास निकाला हुआ है एंड दैट इज 20/24 ऑफ kg, ठीक है। अब ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, 5 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 20, 5 से 4 टाइम्स एंड 4 से 6 टाइम्स, दिस इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो देख लीजिए कितना अलग रिजल्ट आ गया। पहले केस में सेम फोर्स लग रहा है तो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूसरे में सेम फोर्स लग रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट पे सेम फोर्स लग रहा है तो 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों को कलेक्टिवली जोड़ के वही फोर्स लगाया गया, तो अब एक्सेलरेशन कितना आ रहा है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, बेसिक्स को बिल्कुल क्लियर रखिए। न्यूमेरिकल्स एंड क्वेश्चन लिमिटलेस है, इनकी कोई बाउंड्री नहीं है, कोई नंबर्स के थ्रू इनको काउंट नहीं किया जा सकता है। और इतने भी क्वेश्चन मैंने इसलिए डील किए सो दैट आपके जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है उनको इन्हांस किया जा सके और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरा जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ फ्यू मोर न्यूमेरिकल्स। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट।